नमस्कार नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आज आपका वापस से स्विच है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो सॉरी स्ट्रैटेजी के वीडियो में आदत पड़ गई करंट अफेयर की। तो आज तो हम स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। यूपीएससी की जो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हम उस पर देखेंगे। अब आज का एक मोटिवेशन ले लीजिए जो कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया गया है, वो है It does not matter how slowly you go as long as you do not stop। मतलब इसका है कि अब कितना भी स्लो चलो, देखो आपका चाहे 2 अटेम्प्ट में निकले यूपीएससी, चाहे 3 अटेम्प्ट में निकले यूपीएससी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको रुकना नहीं है, आपको ट्राई करते रहना है भाई। 5 अटेम्प्ट में निकलेगा, 4 अटेम्प्ट में निकलेगा, लास्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चाहे आप हारे चाहे आप जीते, लेकिन रुकना कभी नहीं चाहिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैं एग्ज़ाम के बारे में बेसिक बता देता हूँ। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आप इसका ही एग्ज़ाम दोगे तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ये सब बनना है तो ठीक है। तो इसके कुछ हम बेसिक पार्टीशन समझ लेते हैं। पार्टीशन ये हैं कि पहला एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है एक मेंस और एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स में बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे रैदर देन वो लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और मेंस में ज़्यादा करके जो क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लिखने के लिए, मतलब ज़्यादा करके सब लिखने वाले ही क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ठीक समझो, जो प्रीलिम्स से अगर आपका ये निकल जाता है, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तभी आप मेंस दे सकते हो, और मेंस ही होने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ निकलती है, मेंस के लिए भी कट ऑफ निकलता है, इंटरव्यू के में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रीलिम्स होता है ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर है इसके जो मार्क्स हैं आपके टोटली मेरिट में नहीं जाते हैं। ये बेसिक जानकारी आप ले लीजिएगा। और मेंस आपका करता धरता होता है, जो भी मार्क्स आते हैं मिलते हैं आपको, वो आपको मेंस से ही मिलते हैं। आपका सिलेक्शन पूरा का पूरा ना इंटरव्यू पे टिका होता है ना प्रीलिम्स पे, आपका पूरा का सिर्फ सिलेक्शन टिका होता है मेंस। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पे करना है, इसलिए इसका नाम रखा गया मुख्य परीक्षा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम मेन है ये सबसे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके लिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने कहा था एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सोर्स क्या थे, कौन कौन सी बुक आप ले सकते हो। सबसे पहले हिस्ट्री, आपने अपने स्कूल में ज़रूर हिस्ट्री पढ़ी होगी। अगर आपका बाद में आर्ट्स आपने लिया होगा तब तो आपने ज़रूर हिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन आपने शायद कॉमर्स फील्ड या साइंस फील्ड में आप चले गए होंगे तो आपने हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा होगा। तो हिस्ट्री बचपन में जो आपने पढ़ा था इसमें लगभग यूपीएससी 20 से 22 क्वेश्चन हर बार पूछती, इवन इस बार भी 20 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री में सोर्स क्या है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। 6 to 12 की ज़रूरत नहीं है, 9 to 12 पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। टीएन बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड की बुक बहुत अच्छी होती है। और स्पेक्ट्रम क्यों, अभी हम देखेंगे स्पेक्ट्रम किस लिए, या बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी ये हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी भी हम अगले स्लाइड्स पे बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी बहुत ही अलग सा विषय है, उस पर हम अलग से बात करेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या सोच चाहिए। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 से 17 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या, अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे पावर्टी, अगर आपका कॉमर्स फील्ड होगा तो आपको पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये कॉमर्स वाला इकोनॉमी जैसा नहीं होता है, इसमें आपको मेजर इंडियन इकोनॉमी जाननी होती है। इंडियन इकोनॉमी मतलब ये कॉमर्स वाली नहीं रहती, टेक्निकल इकोनॉमी जैसी इकोनॉमी नहीं रहती है। ये जो इकोनॉमी रहती है इंडियन इकोनॉमी रहती है, और मेजरली जो होती है सिचुएशन बेस्ड होती है। प्रीलिम्स में जो आता है, ठीक है, आपके एमसीक्यू में आता है, मेंस में नहीं। सिचुएशन बेस्ड का मतलब क्या है, सिचुएशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सीआरआर घट गया, एसएलआर घट गया, ये क्या होता है मैंने अपने वीडियोस में कई बार बताया है, और इकोनॉमी का बैच आएगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस एग्जांपल के साथ
एग्जाम्पल ये घट गया, ये बढ़ा दिया, तो क्या इसका असर पड़ेगा, ये इकोनॉमी में आता है। कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक मतलब एक पर्सन की इकोनॉमिक जो मतलब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए क्या, तो रमेश सिंह की एक बहुत अच्छी बुक्स है, या नितिन सिंघानिया, ठीक है, रमेश सिंह सर की बुक पढ़ सकते हो, या तो आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हो, या तो आप मुरनाल पटेल सर के नोट्स। बेस्ट मैं आपको सलाह दूंगा, मुरनाल पटेल सर के नोट्स पढ़ लो, डेट इज़ सफिशिएंट एंड डेट इज़ गुड फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो बहुत ही ईजी भी रहता है, ठीक है। बाकी सर का थोड़ा टेक्निकल भाषा रहता है, लेकिन मुन्नाल पटेल सर के जो नोट्स रहते हैं बहुत ईजी रहते हैं। अब मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी है, नितिन सिंघानिया इज़ गुड, रमेश सिंह भी अच्छी है, बट मुन्नाल पटेल इज़ बेस्ट, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप मैंने तीनों सोर्स के नाम लिख दिए हैं, आप जो चाहें उसमें से पढ़ सकते हैं। अब तीसरे पे आते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट से इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, सबसे पहले ये समझो। एनवायरनमेंट के इतने क्वेश्चंस आने का कारण ये दो है। पहला कारण ये है कि इस समय आप देख रहे हो काफ़ी पर्यावरण पे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन ध्यान दे रहा है, अगर आप करंट अफेयर मेरा देखते होगे तो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो IFS है यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इनका भी प्रीलिम्स और हमारा प्रीलिम्स भी साथ, मतलब सिविल सर्विसेज वालों का प्रीलिम्स भी होता है, वो साथ में होता है। सिविल सर्विसेज वालों का प्रीलिम्स और IFS वालों का प्रीलिम्स जो होता है वो साथ में ही होता है, इसीलिए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस इतने थोड़े से ज़्यादा आते हैं। अब जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये तो कर नहीं सकते कि अब इसको ना पढ़ें, मतलब कुछ इसका कारण तो है नहीं, इसका अल्टरनेटिव कुछ तो है नहीं, तो इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तो कौन सी बुक, शंकर IAS की बुक है, या तो आप NCERT बायोलॉजी क्लास 12th की पढ़ सकते हैं, 11th की, क्लास 11th और 12th की दोनों बायोलॉजी की, लेकिन बेस्ट रहेगी शंकर IAS, क्योंकि ये सिलेबस पूरा करती है, ठीक है। ये सिलेबस पूरा करेगी, ये भी कामदायक होती है, लेकिन सिलेबस पूरा करती है उसको, या कोई भी पतली कोचिंग कंपाइलेशन आप पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, और देखो मैं ये भी आपको नोट करके बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आए, मतलब हिस्ट्री के 20-22 क्वेश्चन है, आपने मान लो हिस्ट्री में PhD कर रखी हो, तो ये नामुमकिन है कि आप हिस्ट्री के 20 के 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सर जल्दी किसी से नहीं होता है, क्योंकि बहुत टफली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पॉलिटी में कई क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के होते हैं, तो इतना जल्दी आसान से नहीं। आपको एक मिनिमम ये रखना है कि हाँ कट ऑफ हर साल 90-100 के आसपास बनती है, मेरे को उतना ही पढ़ाई करना है प्रीलिम्स के लिए। मेरे को ये झंडा लेके PhD नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा पहले ही कि प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में तो आते नहीं हैं, इसलिए आपको यहाँ पे झंडा लेके PhD करनी नहीं है। अब तीसरा जो चौथा सब्जेक्ट क्या हो, ये ज्योग्राफी कितने कुछ प्रश्न आते हैं, 10 से 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब 10 से 15 प्रश्न भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। क्योंकि कारण ये जैसे मैंने आपको बताया NCERT, इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने और वर्ड जैसे यहाँ यहाँ और वर्ड नहीं लगाया है, यहाँ पे एंड वर्ड लगा है। एंड का मतलब क्या होता है, और मतलब NCERT भी पढ़नी है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो NCERT कौन सी, 6th to 12th, क्योंकि 6th to 12th NCERT इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC, और 11th 12th की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपका बेसिक्स तो 6th और 10th क्लियर करती है, लेकिन एक हाई बेसिस और एक अच्छी सोच ज्योग्राफी में आपको 11th और 12th की ज्योग्राफी की NCERT देती है। GC लियोंग अभी तक तो खरी उतरी है लोगों के विश्वास पे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज ला के देती है, तो इट इज़ वेरी गुड बुक फॉर UPSC प्रिपरेशन। अब अगली बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 से 10 प्रश्न आते हैं, इसके लिए आप करंट अफेयर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और मेरे वीडियो स्पेशली देख सकते हैं। हाँ एक और चीज़ करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर की कोई भी चीज़ है तो झंडा लेके PhD करने नहीं हमको जाना है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हाँ सबसे रिलेटेड रहते हैं, थोड़े पॉलिटी में भी करंट के आते हैं, हिस्ट्री में भी करंट के आते हैं, तो करंट का थोड़ा जनरल स्टडीज से GS के बेस पढ़ो, सिर्फ करंट के हिसाब से मत पढ़ो, करंट में रटते जाता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी मेजर दीपांशु सिंह की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आपको बड़ी 200 से 270 रुपये के आसपास में ये बुक आपको मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में डेली खबरें आती रहती हैं। करंट अफेयर जैसे यहाँ पे आप एस्टिमेटेड क्वेश्चन देखो 8 से 26, 2016 में अब 26 क्वेश्चन आए थे इसीलिए, और मेजर 7 से 8 क्वेश्चन, इस बार 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो क्या है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और करंट अफेयर मैगजीन। देखो कोई भी चीज़ आए तो झंडा लेके PhD करने नहीं बैठना है हमको, ठीक है। नो PhD मैनर करंट अफेयर्स, ये एक थंब रूल बना लो अपना, जो भी खबर है एज इट इज़ हमको एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, हमको बस देखना है उससे हमारे आंसर में क्या काम आ जाएगा, या हमारे प्रीलिम्स के MCQ क्या बन सकते हैं, बस
हमको उतना उस समय तो यही देखना है, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना है कि व्हाट इज नेक्स्ट विल बी डू, तो वो हमको नहीं करना है। और इसमें तो पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सब आपने देख लिया, ये सब सब्जेक्ट्स। तो आप मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, कई लोगों को डाउट होता है। तो साइंस में कुछ बेसिक जनरल साइंस भी आता है, लेकिन जनरल साइंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी तो करंट से ही आती है, लेकिन फिर भी अभी आपको आगे मैं आपको एक बुक बताऊँगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब वही वैसे प्रीलिम्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। G77, G27, G20 इन सब से प्रश्न ज़्यादा आते हैं रादर देन रिलेशन से प्रश्न कम आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिव मैनर है, वो मेंस में ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर में मैंने जैसे कहा नो PhD मैनर और खबर को बहुत ज़्यादा विस्तार तक नहीं करते। हिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, टॉपिक ज़्यादा है प्रीलिम्स के लिए, तो वो देखते हैं। एंशियंट हिस्ट्री सबसे पहले, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, जो मैंने यूट्यूब पे पूरा करवा दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब यहाँ शब्द पुनिए प्राच शब्द है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, ये कि पूरा कोई एंशियंट हिस्ट्री से कुछ प्रश्न आते हैं। मेजर पॉलिटिकल हिस्ट्री से जो होते हैं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एज इट इज़ आते हैं। आपको ना एंशियंट हिस्ट्री जो है वो मैपिंग के हिसाब से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस एंशियंट हिस्ट्री को मैपिंग के हिसाब से नहीं पढ़ते हो, डेट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। और इसके लिए कौन सी NCERT पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम कट कर दो यार, स्पेक्ट्रम ने NCERT और तमिलनाडु बोर्ड या RS शर्मा, ठीक है। दिस बुक्स आर सफिशिएंट फॉर यू। NCERT पढ़ लो और TN बोर्ड पढ़ लो, दोनों पढ़ लो, या तो सीधा सीधा एक RS शर्मा की बुक पढ़ लो, ठीक है। RS शर्मा की बुक थोड़ी सी PhD मैनर में है, तो मना करूँगा। तो NCERT पढ़ लेना और तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ लेना। एंशिएंट में ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, तो आपका काम उससे हो जाएगा। अब मिडिवल के लिए क्या काम है, मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक वही पढ़ सकते हो, तो सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। रेदर देन सही रहेगा कि सतीश चंद्र की बुक पढ़ लो, क्योंकि वो थोड़ी सी अप लेवल की बुक है, और मतलब क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड भी आ गया तो जाने के आसार थोड़े से कम है, ठीक है। अब है मॉडर्न हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम इतनी अच्छी बुक है, मतलब 800 पेज की है, लेकिन बहुत छोटी है। मतलब 800 पेज इज इक्वलेंट टू दूसरे बुक के 200 250 से 300 पेजेस की, ठीक है। वो मतलब इतने छोटे पेजेस हैं, मतलब देखो अगर किसी बुक का जो पेज है वो इतना है, तो वो इतना है, ठीक है। अब मान लो इतनी बड़े बुक के पेज में 500 पेजेस हैं, और इतनी छोटे पेजेस की बुक में 800 पेजेस हैं, तो आप कौन सी बुक लोगे, लेट्स योर मैटर। तो मेरे हिसाब से तो स्पेक्ट्रम इज़ बेस्ट बुक, मैंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है और बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम। मतलब UPSC के लिए तो बेस्ट बुक है, और आपको ना उसमें व्यू भी मिल जाएगा कि बिपिन चंद्रा में क्या इंपॉर्टेंट है, रादर प्लस सुमित सरकार ने क्या कहा, हिस्टोरियंस की व्यू स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिए हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक है, या तो 11वीं की NCERT है, उसमें जो ग्लॉसरी जो होता है, ग्लॉसरी जो बुक के लास्ट में आप देखोगे ग्लॉसरी, उसमें टर्म बस याद कर लेना, बाकी उसमें NCERT में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी आपने देखा हिस्ट्री के लिए क्या क्या सोर्स है। अगर ये चीज़ें मेंस में हिस्ट्री होती है, तो मेंस में एंशियंट के लिए, मिडिवल के लिए एज इट इज सोर्स आपको यूज़ करना है। अब ये है पॉलिटी के बारे में, ठीक है। पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान से कुछ लेजिस्लेटर से ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के होते हैं। जब क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस PYQ को, जब 2022 का प्रीलिम्स में अभी 5-5.5 महीने के आसपास का वक्त है, जब आने लगेगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उसमें भी नंबर 1 पे हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के लिए अच्छी बुक होती है, हम लक्ष्मीकांत की आप खरीद सकते हैं। आप चाहे 6th एडिशन खरीद लीजिए या 6th का रिवाइज एडिशन खरीद लीजिए, दोनों सेम ही है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लैंडमार्क जजमेंट पूछता है, जैसे विशाखा केस और केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, ये सब केस पढ़ता है। तो सिद्धार्थ अरोड़ा सर से या तो आप सीधा पढ़ सकते हो, या तो उनके नोट्स ले सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की उनकी एक बुक है सिद्धार्थ अरोड़ा की लैंडमार्क जजमेंट्स,
ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप उस बुक को पढ़ सकते हो। 35 जजमेंट्स हैं, उन 35 जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मेंस, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, आपका एक भी अगर जजमेंट से या जज में केसेस से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने वाला है। अब देखो, लगभग दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, ठीक है, एक ही दिन होते हैं। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे जाओगे तो पहले आपको जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बताया है वो जीएस, जनरल स्टडीज़, ठीक है, उसका पेपर आएगा। और उसकी जस्ट बाद प्रीलिम्स का थोड़ा और फंडा समझ लेता हूँ, और चीज़ बताता हूँ। 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। वक्त आपके पास जो होता है वो 2 घंटा होता है, ठीक है। इतना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया। और दूसरा पेपर होता है सी सेट का। सी सेट का पेपर क्या होता है? सी सेट का फुल फॉर्म जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें क्या क्या, इसका सिलेबस क्या क्या है हम ये देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन है इसमें, फिर रीजनिंग आता है, फिर मैथ्स आता है और अदर्स। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जैसे आपने बचपन में एक पैसेज पढ़ा होगा, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे से लिख दिया, ठीक है, और इसी पैसेज के आधार पे मैंने क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सी सेट में। दूसरा रीजनिंग आता है। अगर आपने एसएससी एग्ज़ाम्स की कभी भी तैयारी की है तो इट इज़ बी बेटर फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कि रीजनिंग्स मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें बहुत कम आता है। रीजनिंग ज़्यादा आता है, मैथ्स तो बहुत ही कम आता है। अदर्स में जैसे पजल्स हो गया, डाइस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब ज़्यादा आता है। अदर्स ये अदर्स में वो। और नोट, सी सेट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। देखो अब सी प्रीलिम्स मैंने कहाँ क्वालिफाइंग है, पर प्रीलिम्स का भी कट ऑफ होता है। अभी आपको थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ। जैसे प्रीलिम्स का मैंने कहा 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स प्रीलिम्स में होते हैं। अगर 200 मार्क्स जो प्रीलिम्स के हैं उसमें से हर साल जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स की बनती है। मतलब मैं एवरेज बना रहा हूँ, 100 मार्क्स ही बनती है, ठीक है, उससे कम ही बनती है। इस बार भी अंदाज़ा लगाया जाए 90 से 92 की आज इस बार की कट ऑफ है, ठीक है। पिछले बार भी 92.5 कट ऑफ थी, लेकिन मैं एवरेज 100 मान के चल सकता हूँ। तो अगर जो कट ऑफ है वो 100 है, ठीक है, तो कौन से पेपर के 100 माने जाएंगे? जैसे मैंने जीएस पेपर, जीएस जो 1 था जिसमें जीएस जनरल स्टडीज था, उसमें मैंने 50 मान लो 60 ला दिए, या मैंने सी सेट में 40 ला दिए, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो गया? नहीं। देखो आपको 100 नंबर जो हैं, 100 से ऊपर नंबर जीएस में जाइए। और सी सेट क्या है? उसका क्वालिफाइंग पेपर है। सी सेट अगर आपने नहीं किया तो आपका वो जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक ही नहीं होगा, समझे? तो सी सेट जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब। और इसकी एक शर्त आप समझ लो, इसके जो क्वेश्चन है इसमें 80 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स हैं। तो मतलब आपको लगभग इसमें ऐसा माना 66 अपॉन हाफ मार्क्स अगर आपको आ गया, मतलब अपॉन 2 मार्क्स, तो आपका सी सेट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मतलब 27 से 28 प्रश्न आपने कर दिए। बहुत मुश्किल होते हैं, इतना आसान नहीं है 27-28 प्रश्न, तो आपने कर दिए। तो आपका काम जो है यूपीएससी सी सेट तो हो गया आपका। और सी सेट हो गया तो आपको फिर ध्यान देना है जीएस पे। तो सी सेट को आप लास्ट में कर सकते हो, जब प्रीलिम्स में 1 से 2-3 महीने बाकी रहें, तो यू कैन ट्राई फॉर सी सेट यू कैन। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन अगर स्किल्स आपकी अच्छी हैं, रीजनिंग आपकी थोड़ी ठीक ठाक है, मैथ्स ठीक ठाक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, तब आपका। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें तो आपका 200 में से 200 ला के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई वो नहीं। पहले था कि सी सेट के मार्क्स भी प्रीलिम्स में जुड़ते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा है। अब हम मेंस पे आते हैं। अब जैसे देखो, जिसका जिसका प्रीलिम्स हुआ, अब जिसका जिसका प्रीलिम्स होगा उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और उस फॉर्म को भरने के बाद वो मेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और वो मेंस लिख पाएगा। तो मेंस भी कुछ, मेंस कब होता है? प्रीलिम्स के 2 से 2.5 महीने के बाद हर बार मेंस जो है वो हो जाता है। अब मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इंग्लिश का एक होता है और एक इंडियन लैंग्वेजेस का होता है। अभी हम उसको आगे देखेंगे। और फिर जीएस, ऐसे जीएस में क्या होता है? जनरल स्टडीज़ में एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब ये आप ऑप्शनल देना कंपलसरी है, लेकिन ऑप्शनल में आपका एक विषय रहेगा, मतलब ऑप्शनल में आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जिसके आपको 2 पेपर्स देने रहेंगे, ठीक है।
मतलब एक सब्जेक्ट एक ही रहेगा। अब हम लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, यदि क्वालिफाइंग पेपर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वालिफाइंग पेपर के लिए, क्योंकि लैंग्वेजेस के लिए वो एक ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में 300 मार्क्स का पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है और 25% चाहिए। और यही हाल इंडियन लैंग्वेजेस का भी है। इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब इसमें शेड्यूल 8 में 22 भाषा है टोटल, ठीक है। कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 लैंग्वेजेस हैं। और इन 22 लैंग्वेजेस में से आपको एक भाषा लेनी है, ठीक है। मेजर मैं जानता हूँ ज़्यादा ऑडियंस का हिंदी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा ऑडियंस का उसमें जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। तो जिनका हिंदी रहेगा वो अच्छी बात है, मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस पे आई जाएगी, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है और इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि लैंग्वेजेस में सिर्फ 25%। लेकिन ये याद रखना कि क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ऐसे के मार्क्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे आपके कुल स्कोर में या रैंक में बहुत ही बदलाव ला सकता है। 250 मार्क्स का ऐसे होता है। टोटल 2 सेक्शंस बांटे होते हैं ऐसे में, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। आपको दोनों सेक्शन से एक एक ऐसे लिखना है। बेसिकली जी ए सेक्शन में जो ऐसे रहता है वो आपके जीएस से जुड़ा रहता है, जैसे महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और टेररिज्म, टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब रहता है। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट रहता है, मतलब उल्टा सीधा ऐसे आता है। जैसे एक बार था, शिशु को खिलाने वाले हाथ, द चाइल्ड दैट आर प्लेइंग विथ दैट हैंड दैट इज प्लेइंग विथ चाइल्ड, कुछ ऐसा आया था। तो ऐसे भी ऐसे जाते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोच ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ऐसे जो है वो निकलेगा। ऐसे में कोट्स का इस्तेमाल ज़्यादा आपको करना है, ऐसे में आपको ग्राफ्स ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि 1200, 1500, 600 शब्दों का भी कभी कभी जो है ऐसे आता है। अब जीएस पेपर की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर में क्या होता है? बेसिकली 4 जीएस के पेपर होते हैं। ईच पेपर कंटेन 250 मार्क्स। एक पेपर का 250 मार्क्स होते हैं विद 20 क्वेश्चन। मतलब जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से वो 15 मार्क्स के रहते हैं, टोटल 150। और 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। अब जीएस पेपर 1, जैसे हमने कहा 4 जीएस के पेपर होते हैं। अब हम आते हैं पहले जीएस पेपर 1 पे। अब पहले में एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे मैंने देखा, जो मेंस आपने प्रीलिम्स के लिए लिया था वही आप ले सकते हैं यहाँ पे भी, सेम एज फॉर प्रीलिम्स। मिडिवल में भी जो आपने प्रीलिम्स के लिए लिया था वही, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आपने प्रीलिम्स में लिया था वही। लेकिन एक कुछ नए सब्जेक्ट जैसे जुड़े हिस्ट्री में, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो प्रीलिम्स में वो था नहीं, तो आपको इसके लिए लेना है इंदिरा देवा और अर्जुन देव की, और एक एनसीईआरटी 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। 9th 10th 11th की एनसीईआरटी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ लेनी है, और इंदिरा देव अर्जुन देव की आपको बुक ले लेनी है। और अगर आप चाहें तो कोई भी कोचिंग कंपाइलेशन भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बेटर देन कोचिंग कंपाइलेशन भी पढ़ लो, विजन आईएएस का जो कोचिंग कंपाइलेशन आता है उससे भी लगभग काम हो जाएगा सही, ठीक ठाक। फिर इंडियन सोसाइटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या क्या पॉलिसीज़ आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, उसके लिए नितिन सांगवान की 50-60 पेजेस की बुक है, पतली सी, आप पढ़ सकते हैं, अमेजन पे आपको मिल जाएगी। दूसरा इंडियन सोसाइटी, पतली सी, कोई भी कोचिंग कंपाइलेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा। विजन आईएएस की बुक ले लो। इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? भारतीय समाज, जैसे वुमन एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, और वो सब, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सब रहता है। ज्योग्राफी के लिए सेम एज फॉर प्रीलिम्स, जो आपने प्रीलिम्स में देखा, जो प्रीलिम्स के लिए आप सोच करोगे उसके लिए आपको वही आपको मेंस में भी करना है। जीएस पेपर 2 बहुत छोटा, जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या, एम लक्ष्मीकांत जो प्रीलिम्स के लिए लिया था, और विजन आईएएस का एक बुक, क्योंकि आंसर राइटिंग में थोड़ा सा लक्ष्मीकांत, आंसर राइटिंग नहीं, प्रीलिम्स के लिए ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आपको कोचिंग कंपाइलेशन या विजन आईएएस जैसे बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा गवर्नेंस के लिए कौन सी बुक है? विजन आईएएस की बुक बहुत अच्छी रहती है। आई हैव स्टडीड दैट बुक, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन, सेम एज फॉर प्रीलिम्स,
जो अपने प्रीलिम्स के लिए दीपांशु सिंह लिया, लेकिन थोड़ा थॉट्स के लिए और थोड़ा कंक्लूजन्स या थोड़ा सा एक अच्छा आंसर लगने के लिए डिप्लोमेट की कभी कभी मैगजीन्स पढ़ लिया करो, डिप्लोमेट से रहते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिकल थॉट्स नहीं लिखने वहाँ पे जाके आपको वो नेता लोग जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बयान करते हैं वो नहीं लिखना है। वहाँ पे आपको एक डिप्लोमेटिक बात लिखनी है। ये नहीं लिख सकते कि पाकिस्तान को सीधा भाई हम युद्ध करके पाकिस्तान को मिला लेते हैं। आपको एक अच्छी डिप्लोमेटिक बात करनी है, क्योंकि वो राजनीति अलग हो गई और आपका एग्ज़ाम्स अलग है उससे। इतना आपको अपने दिमाग में रख लेना है। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। जीएस पेपर 3 जिसमें सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी सेम एज फॉर प्रीलिम्स, यानी कि वही क्या वो यानी कि वही वो मृणाल पटेल और आर एस शर्मा और वो सब। दूसरा एनवायरनमेंट के लिए सेम एज फॉर प्रीलिम्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वही दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी बुक है। और करंट अफेयर्स इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी पवनीत सिंह की बुक है। अकेडमी पे ऐसे में एजुकेटर भी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे नेक्सलाइट हो गया और माओइस्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमको जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को जो खतरा पहुंचाते हैं, जैसे नारकोटिक्स यानी ड्रग्स का सप्लाई जो होता है वो हो गया, तो इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को जो है बहुत हार्म पहुंचाता है। ठीक है। अब दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ विषय है, पर आता जीएस पेपर 3 में है। और उसके लिए विजन आईएएस की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी नाइस। 2021-22 का जो कंपाइलेशन आया है नया पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अमेजोन पे कोई भी ले लीजिएगा, बाजीराम का ले लीजिएगा, या आप कोई भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसका ले सकते हैं। जीएस पेपर 4 क्या है? जीएस पेपर 4 में आता है बेसिकली एथिक्स केस स्टडी, इसके लिए लेक्सिकॉन की बुक और कोचिंग कंपाइलेशन। अब एथिक्स क्या होता है इसको समझे, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, कि आपसे नैतिकता के क्वेश्चंस मेजर बहुत पूछते हैं। नैतिकता मतलब आप आईएएस हो, आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी जाएगी तो आप उस सिचुएशन में क्या क्या लिखोगे। क्वेश्चंस आते हैं मेजरली, आपको आईएएस आईपीएस या किसी कंपनी का मालिक बना दिया जाता है तो आप उस पेपर में यानी एथिक्स के पेपर में क्या लिखोगे, ये सब प्रश्न ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ये पेपर भी बहुत डिसाइडिंग होता है। क्योंकि जीएस के 3 पेपर में अगर आप 100 का एवरेज बना के चलते हो और इसमें 100 के ऊपर मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बहुत लंबा है, जिसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज, पेरेंटिंग कंट्रोल, ये सब है। ठीक है। जो आपकी आज पूरी स्ट्रैटेजी विद बुक्स, कौन से सिलेबस क्या है, हमने पूरा कवर कर लिया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सब सिलेबसों में भी और सारी चीज़ें हैं। इन सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी और एंशिएंट हिस्ट्री में भी और सारी चीज़ें हैं जिसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में भी क्या है, मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है। ठीक है। सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है वो सब हम देखेंगे कभी किसी और वीडियो में। चलिए तब तक के लिए चलते हैं। चलिए टाटा बाय बाय। हाँ, इसका स्ट्रैटेजी 2 आएगा, वो सब आएगा तो हम देखेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।